नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। काफ़ी लंबा जो है वो बीच में गैप हो गया है जिसमें आप लोगों को 5-6 दिन लगातार क्लास नहीं मिल पाई है, इसके लिए जो है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि एक बार वीडियो को आप लोग जो है वो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों तक, ताकि सारे लोग जो है वो क्लास को जॉइन कर लें। वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे? चलें। गुड इवनिंग रोहित जी, सुरन जी, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो कुछ व्यक्तिगत कारणों से, कुछ व्यस्तताओं की वजह से आप लोगों की क्लास नहीं चल पा रही थी। अब जो है नियमित रूप से आप लोगों की क्लास चलेगी, अब कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। यदि बीच में कोई ऐसा क्लास के बंद होने की संभावना रहेगी तो मैं पहले से आपको सूचित करूँगा, हालाँकि अब ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। कुछ आवश्यक कार्य थे, कुछ ज़िम्मेदारियाँ थी जिनको पूरा करने के लिए जो है वो क्लास को मुझे बंद करना पड़ा, थोड़ा-सा मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा। चले भैया, तो शुरू करें हम लोग क्लास को। वीडियो को आप लोग शेयर करिए। चलिए दीपा द्विवेदी जी, नमस्ते। तो आज से फिर से हम लोग जो है वो शुरू करेंगे और भारतीय संविधान को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम लोगों के सामने जो है अभी बिहार की परीक्षा जो है वो बिहार टीजीटी की परीक्षा है, पीजीटी की परीक्षा है, ईएमआरएस की परीक्षा यानी एकलव्य मॉडल स्कूल का जो फॉर्म आप लोगों ने भरा है उसकी परीक्षा है। इन विभिन्न परीक्षाओं में आप लोगों से जो है वो भारतीय संविधान के राज्य व्यवस्था के प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्हीं प्रश्नों को लेके मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। एक बार तेजी से आप लोग रिस्पॉन्ड कर देंगे। आप लोगों को आवाज तो क्लियर मिल रही है ना? यदि आवाज क्लियर मिल रही है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, आप सभी को आवाज क्लियर मिल रही है? एक बार तेजी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए। चलिए, गोविंद यादव जी कह रहे हैं ओके है सर। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही दोस्तों, सामान्य दिन की क्लास भी जो है वो आप लोगों की बंद चल रही है। तो सामान्य दिन की क्लास आप सभी को पता है कि प्रत्येक दिन जो है वो सुबह 10 बजे से होती है। तो ये अभी क्लास अब आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सामान्य अध्ययन, यदि आप टीजीटी, पीजीटी की तैयारी माफ़ करिएगा, टीजीटी, पीजीटी के अलावा यदि कोई भी एग्ज़ाम यदि दे रहे हैं आप, चाहे वो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, आपके एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हो, आपके ईएमआरएस का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आप लोगों से जो है वो सामान्य अध्ययन के प्रश्न कमोबेश मात्रा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का भी अभ्यास करते रहिए, ताकि आपका जीएस भी तैयार रहे। जीएस को तैयार रखना एक कंप्यूटर के लिए जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है। तो सुबह 10 बजे हम लोग उसको शुरू करेंगे। साथ ही आप लोगों का जो टेस्ट सीरीज़ है, आप सभी को पता है, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आप लोगों का वीकली टेस्ट होता है। इसमें आप लोगों के इस समय भारतीय संविधान का टेस्ट करा रहा हूँ और आप लोग जो है इस टेस्ट सीरीज़ को जॉइन कर सकते हैं। जो लोग, खास करके वे लोग जो लोग बिहार और ईएमआरएस की परीक्षा दे रहे हैं। दिसंबर में आप लोगों की परीक्षा जो है, बिहार टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा, ईएमआरएस की परीक्षा दिसंबर में शेड्यूल है। तो आप लोग दिसंबर में एग्ज़ाम देने से पहले एक बार अपने भारतीय संविधान का टेस्ट अवश्य दे लें। इस टेस्ट में मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये जो है कि आप लोगों को 70% नए प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों को लेके आपको घबराना नहीं है कि हमें जो है ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं। इन प्रश्नों को आपको सीखना है, क्योंकि आपके सिलेबस से बहुत सारी चीज़ें जो है वो पूछी जा चुकी हैं और जो चीज़ें पूछी जा चुकी हैं उस पे आप लोगों का अच्छा खासा कमांड है। आप लोग फँसते कहाँ पे हैं, जब कुछ नई चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उन्हीं नई चीज़ों को मैं आपको दे रहा हूँ प्रश्न के रूप में। आप लोग उन प्रश्नों को तैयार रखिए, उन तथ्यों को तैयार रखिए जो आपके टेस्ट में मैं आप लोगों के लिए कराता हूँ। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में जो नए प्रश्न आएँगे उसके लिए जो है ये निर्णायक साबित होगा। चलिए, नेहा जी कह रही हैं आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिए सर जी, शायद नाराज़ थे। जी नहीं नेहा जी, आप लोगों से नाराज़गी किस बात की, कैसी नाराज़गी? कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है। थोड़ा-सा कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से, कुछ व्यक्तिगत ज़िम्मेदारियों की वजह से जो है मुझे थोड़ा-सा बाहर जाना पड़ा और जिस स्थान पे मैं था, वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी। तो आप लोगों की क्लास ले पाना मेरे लिए संभव नहीं था। चलिए आते हैं आज के सेशन पे और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप सभी के लिए आ गया है। निम्नलिखित में से भारत में उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? आप लोगों को बताना है कि उच्च न्यायालय के बारे में इसमें से क्या सही नहीं दिया हुआ है।
4 विकल्प आपके पास हैं। किसी-किसी प्रश्न में आपको 5 विकल्प मिलेंगे, उन सभी विकल्पों को पढ़िए ध्यान से और उसके बाद उत्तर करने का प्रयास करिए। जितनी तेज़ी से आप लोग उत्तर करेंगे, उतनी ही तेज़ी से मैं आगे बढ़ूँगा। एक बार फिर से आप सभी से निवेदन कर दूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, ताकि आप लोगों की संख्या जो है वो सेशन में बढ़ सके। 1 हफ्ते के बाद से क्लास ले रहा हूँ, तो आप लोगों की संख्या जो है वो काफ़ी कम रहेगी। तो आप लोगों को उसी संख्या को बढ़ाना है। जो लोग जिनका शेड्यूल जो है वो गड़बड़ हो गया है, उन तक वीडियो पहुँचा दीजिए कि वो लोग भी जो है वो शेड्यूल में आ जाएँ। चलिए भैया, दिया हुआ है कि द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। विकल्प में आपके पहला विकल्प दिया है, दूसरा दिया है उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। माफ़ करिएगा, एक चीज़ मैं आपको ध्यान दिला दूँ, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया होगा, जब भी कभी आपसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे और आपको लिखा हुआ मिले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, तो आप लोग हमेशा इसमें जो है वो एक छोटी-सी गलती होती है और आसान सा प्रश्न हम लोगों से गलत हो जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है भैया? हाई कोर्ट की बात यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है। तो जब आपको कहीं पे उच्च न्यायालय मिले, तुरंत जो है एग्जामिनेशन पेपर में ही उसके नीचे या ऊपर जहाँ कहीं भी जगह हो, आप यदि उच्च न्यायालय लिखा है, इसका मतलब हाई कोर्ट है तो एचसी लिख दें। यदि सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय दिया है तो एससी लिख दें। इससे होगा क्या कि आपसे जो एरर हो जाता है पढ़ने में या समझने में, वो एरर समाप्त हो जाएगा और एक प्रश्न जो आसान गलत होने की संभावना रहती है, वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे आपसे जो है वो हाई कोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है और विकल्प में आपके दिया हुआ है कि द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। बी विकल्प दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अर्थात आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वहीं दिया हुआ है उच्च न्यायालय यानी आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है और उच्च न्यायालय लोक हितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। तो आप लोगों को बताना है इस प्रश्न में अनुच्छेद, आप लोग बताने का ज़रूर प्रयास करें। यदि अनुच्छेद नहीं बताएँगे तो आप लोगों को जो है वो विशेष फ़ायदा नहीं होगा। अनुच्छेद आप लोगों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, तो अभी फ़िलहाल इस प्रश्न के लिए आप लोग जाएँगे। आपका इसमें से पूछा है कौन-सा सही नहीं है, तो आपका सही नहीं होगा, राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो आपके राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 217 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो आपके न्यायाधीश को अपॉइंट करता है। तो उत्तर आपका जो होगा इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही होगा। जो लोग सी विकल्प के साथ जाएँगे उनका उत्तर बिल्कुल सही है। तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि उच्च न्यायालय मतलब आपके हाई कोर्ट की बात फिर से की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते आप लोगों को बताना है। वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की सामयिक निधि से, राज्य की सामयिक निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से, राज्य की आकस्मिकता निधि से। चारों में से किसी एक विकल्प को चुनिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलें, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है, आप लोगों को बताना है। चलें, उत्तर तेजी से करिए। तो भैया, यदि हम बात करते हैं वेतन और भत्ते की, तो ध्यान रखना है आपको कि जो आपके हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनका वेतन और भत्ता राज्य की सामयिक निधि से दिया जाता है। वेतन और भत्ते की बात कर रहा हूँ। इसका जो प्रावधान है वो भारत के अनुच्छेद 202 के सब आर्टिकल 3 में किया गया है कि राज्य के न्यायाधीशों का जो वेतन और भत्ता है, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन और भत्ता है वो दिया जाएगा किसके? राज्य के सामयिक निधि से। लेकिन एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 112(3) अनुच्छेद 112(3) इसमें एक विकल्प जो है इसका सब आर्टिकल भी है। आप लोग इसको यदि ध्यान रखें तो इसमें कहा गया है कि जो पेंशन है, पेंशन जो है वो आपकी केंद्र की निधि से दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है, वेतन और भत्ता जो दिया जाएगा यानी नौकरी के दौरान जो कुछ भी उनको दिया जाएगा राज्य के यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, वो दिया जाएगा आपके राज्य की सामयिक निधि से। रिटायर होने के बाद जो पेंशन वगैरह उनको दी जाती है, वह दी जाती है केंद्र की सामयिक निधि से।
तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, इसमें बी विकल्प आपका जो हो जाएगा सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, राज्य की सामय कितने दी से बी विकल्प के साथ जाएँगे। अगला प्रश्न आपको दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, फिर से जो है उच्च न्यायालय दिया गया है, यानी हाई कोर्ट की बात की जा रही है। दिया है पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। चलिए भैया, इस पे सामूहिक न्यायालय की बात की गई है, किसके-किसके? पंजाब के, हरियाणा के और चंडीगढ़ के। साथ में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। आपको बताना है कि इसमें से कौन-कौन सा जो है वो विकल्प सही होगा और कौन सा जो है वो गलत हो जाएगा, उसके आधार पे आप उत्तर चुनिए। सभी लोगों का उत्तर जो है सी विकल्प के लिए आना शुरू हो गया है। सुरेंद्र जी, रोहित जी सी विकल्प की बात कर रहे हैं, अर्थात 1, 2, 3। तो भैया वर्तमान में यदि हम देखेंगे, तो आपके जो है वो भारत में 25 जो है वो हाई कोर्ट कार्यरत हैं। 25 हाई कोर्ट हैं, जिसमें कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक स्थानों का जो है वो अधिकार है। जैसे बात करेंगे किसकी? पंजाब हाई कोर्ट की, तो पंजाब हाई कोर्ट के अंतर्गत जो है आपके हरियाणा और चंडीगढ़ का भी जो है वो स्थान आता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, या बिल्कुल जो है वो सही दिया हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का अपना जो है वो हाई कोर्ट है, कोई समस्या नहीं है। 1, 2, 3 आपका तीनों जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ जाएँगे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किस एक का क्षेत्राधिकार है? बताना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो किस हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? आंध्र प्रदेश, कोलकाता, मद्रास या ओडिशा, चारों में से किसी एक को चुनना है। आप लोग तेजी से उत्तर करिए। आप में से कितने लोगों को पता है कितने ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनकी एक से अधिक क्षेत्र की अधिकारिता है? कुल संख्या बस बता दीजिए, स्थान का नाम मैं नहीं पूछूँगा। आप लोग वे कौन-कौन से हाई कोर्ट हैं या कितने ऐसे हाई कोर्ट हैं, बस इतना बता दीजिए, कौन-कौन सा बताने की ज़रूरत नहीं है। बी विकल्प के लिए इसमें आप लोगों का उत्तर आ रहा है, आप लोग इसमें बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। रोहित जी, दीपा जी का उत्तर जो है आ रहा है इस प्रश्न में कोलकाता हाई कोर्ट के लिए। तो भैया कोलकाता हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है आता है, आपका उत्तर जो हो जाएगा वो बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी उत्तर करना चाहे, कितने हाई कोर्ट हैं जिनका क्षेत्राधिकार जो है अपने राज्य के बाहर भी, यानी एक से अधिक राज्य या एक से अधिक राज्य या संघ शासित प्रदेश में है। आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। कोई भी करना चाहे? चलें, तो मैं आपको बता देता हूँ, 7 जो हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका क्षेत्राधिकार जो है वो 1 से अधिक है। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग इन 7 हाई कोर्ट को ढूँढेंगे, कौन-कौन सा हाई कोर्ट ऐसा है जिसके क्षेत्राधिकार अधिक हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 7 हैं, ये 7 कौन-कौन से हैं? आप लोग बताएँगे कल के सेशन में, या आप लोग ढूँढिएगा, मुझे बताने का प्रयास करिएगा। तो ये होमवर्क आप लोग रखिए, कुछ काम खुद भी किया करिए। हर चीज़ मैं आसानी से आपको उपलब्ध करा दूँ, तो आप लोग किताबें पढ़ना छोड़ देंगे, और मैं आपको बार-बार आगाह करता हूँ कि यदि किताब नहीं पढ़ेंगे तो सलेक्शन अब नहीं होगा। जिसका हो गया पहले के टाइम में, उसका हो गया, वो बहुत भाग्यशाली था। अब बिना किताब पढ़े सलेक्शन नहीं होना है, तो किताब पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय, फिर से जो है वो हाई कोर्ट की बात पूछी जा रही है, स्थापित किए गए थे? 2013 में कौन-कौन से हाई कोर्ट स्थापित किए गए हैं, आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा दिया हुआ है। अब इसमें से आप चुनिए, तेज़ी से उत्तर करिए, कौन-कौन सा है? चलिए, गुड इवनिंग राकेश कुमार जी। 2013 में कुछ नए हाई कोर्ट का जो है वो गठन किया गया था। चलिए भैया, सी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है कुछ लोगों का। सुरेंद्र सिंह जी जो है सी विकल्प की बात कर रहे हैं, और लोग बताएँगे 2013 में हाई कोर्ट कौन-कौन से स्थापित हुए थे? चलें भैया, बी विकल्प, राकेश जी बी विकल्प की बात कर रहे हैं।
चलें, तो यदि 2013 की बात करेंगे तो मेघालय में और आपके त्रिपुरा, इसके साथ में एक और स्थान है भैया, ध्यान रखिएगा। आपका तीसरा जो था, थर्ड की यदि बात करें, तीसरा हाई कोर्ट जो स्थापित किया गया था, वो था मणिपुर। 3 हाई कोर्ट जो है वो 2013 में स्थापित किए गए थे नॉर्थ ईस्ट में। कौन-कौन से स्थान पे? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। साथ में जो है 2019 में फिर से एक परिवर्तन हुआ, 2 हाई कोर्ट और जुड़ गए थे। तो आप लोग उसके बारे में भी आगे प्रश्न आएगा तो आप लोगों को मिलेगा, अभी से स्पॉइल नहीं करूँगा। बी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि जब किसी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। यदि न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से यानी ब्यूरोक्रेट के जैसे कार्य कर रहा है, तब जो है वह किसके अधीन होता है? उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के किसी भी रीट की अधिकारिता के, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, राज्य के राज्यपाल की वैवेकिक शक्तियों के, इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों से। चारों में से किसी एक को चुनिए। जी, बिल्कुल। चलिए उत्तर तेजी से करेंगे। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है, तो वह अधीन होता है। किसके अधीन होता है आप लोगों को बताना है। चलें भैया, बी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है इसमें, बिरेन जी का उत्तर बी विकल्प के लिए, बाकी लोग भी उत्तर करेंगे। चलें, तो आप लोग इसमें ध्यान रखिए, कहाँ क्या पूछा गया है कि मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनके 2 तरह के कार्य होते हैं। कौन-कौन से कार्य होते हैं भैया? एक तो होता है इनका जो न्याय का कार्य है, न्याय संबंधी कार्य, और दूसरा होता है प्रशासन संबंधी कार्य। प्रशासन संबंधी कार्य में जो है निचली अदालतें जो होती हैं, उन निचली अदालतों की जो है वो उनका पर्यवेक्षण करता है, उनका अधीक्षण करता है, उनके क्रियाविधि का जो है वो जाँच करता है, उस पे नियंत्रण रखता है। तो ये इसका प्रशासनिक कार्य है और इस कार्य को करते हुए जब एक न्यायाधीश प्रशासनिक दायित्व की पूर्ति कर रहा है, उस प्रशासनिक दायित्व की पूर्ति करते समय वो आपके उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के किसी भी रीट की अधिकारिता के अंतर्गत आता है। आशय क्या है इसका? इसका मतलब बस इतना है कि जब न्यायाधीश जो है प्रशासनिक हैसियत से कार्य करेगा और कोई ऐसा कार्य करता है जिसका अधिकार उसे नहीं है, या कोई किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग करता है जिस शक्ति का प्रयोग वह नहीं कर सकता है, तो हाईकोर्ट का कोई भी न्यायाधीश उसके खिलाफ जो है रिट जारी कर सकता है। आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे, उत्तर आपका ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। लेकिन न्याय के संदर्भ में जब वो न्याय कर रहा है, तो वह किसी के अंतर्गत या किसी के कंट्रोल में नहीं है, उसके खिलाफ कोई रिट नहीं जारी की जा सकती है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश नहीं कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। यदि न्यायालय में कोई कार्यवाही लंबित है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी रिट जारी की जाएगी? परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या अधिकार प्रेक्षा, चारों में से किसी एक को चुनिए तेजी से। चले भैया। चलें, तो जो लोग इसमें प्रोहिबिशन की या प्रतिषेध की बात कर रहे होंगे, उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य कर रही है या किसी मामले को लटका के रखी हुई है, फैसला नहीं दे रही है, ऐसी स्थिति में जो है इस पे जो ऊपरी अदालत है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रतिषेध प्रोविशन जो है वो नामक रिट जारी कर सकता है। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है, वह अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है और हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो 226 के तहत करता है। तो दोनों आर्टिकल को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा वो प्रतिषेध या प्रोहिबिशन के लिए होगा, लंबित कार्यवाही के लिए
यदि अदालत जो है ऊपरी अदालत क्या करती है, निचली अदालत को आदेश देती है कि भैया आपको करने का यह अधिकार नहीं है, आप मामला जो है हमारे पास ट्रांसफर करिए, हम इसको देखेंगे। आपका सी विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया है कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। आपको बताना है संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार या उपरोक्त सभी। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए अभय प्रताप जी नमस्कार। सभी लोगों को नमस्कार। आप लोग थोड़ा-सा वीडियो को शेयर करिए। संख्या जो है वो काफ़ी कम हो गई है आप लोगों की। आप लोग संख्या थोड़ी-सी बढ़ाइए। अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करिए वीडियो को। परमादेश जारी करने के अंतर्गत आते हैं, आप लोगों को बताना है भैया। सभी लोग सी विकल्प के साथ जाएँगे? सब लोगों ने सोच रखा है? एक चीज़ आप लोग समझिए, इस प्रश्न का सब लोग उत्तर कर रहे हैं, लगभग सबका उत्तर जो है वो गलत है। अभी तक जो है आप लोग सही उत्तर की तरफ नहीं जा रहे हैं। 2 आर्टिकल है आपके भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 32 है और अनुच्छेद जो है वो 226 है। अनुच्छेद 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति है और अनुच्छेद 226 जो है हाई कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 32 जो है यह एक सीमित अधिकार है, यानी हाई कोर्ट का जो क्षेत्र है वो सीमित है, या केवल जो है आपके फंडामेंटल राइट जिसे आप लोग एफआर शार्ट में कहते हैं, अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के संदर्भ में, आपके मूल अधिकार के संदर्भ में, यदि आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, ऐसी स्थिति में रिट जारी कर सकता है। लेकिन रिट जारी करने के मामले में यदि बात करते हैं तो हाई कोर्ट के पास जो है वो शक्ति अधिक है, क्योंकि यह किसी भी मामले में संवैधानिक मामला हो, संविधिक मामला हो या मौलिक अधिकार संबंधी मामला हो। ठीक है? तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह का रिट जारी करने का पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास हो पाता है। किसी भी स्थिति में यह रिट जारी कर सकता है, तो आपका उपरोक्त सभी के लिए उत्तर जो होगा वो सही हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के संदर्भ में रिट जारी कर सकता है और किसी विषय में रिट जारी नहीं करता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और तब उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलिए कथन और कारण को पढ़िए और उसके बाद उत्तर करने का प्रयास करिए। हमेशा एक चीज याद रखिए कि रिट जारी करने का जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास जाता है। ज्यादा मामलों में हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है केवल मूल अधिकार के संदर्भ में या फंडामेंटल राइट के संदर्भ में जो है रिट जारी कर सकता है और किसी संदर्भ में नहीं जारी कर सकता। चलिए दिया है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय, मतलब किसकी बात की जा रही है, हाई कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। दूसरा कहा गया है कारण में सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। पिछले प्रश्न का काउंटर है ये, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे और तब उत्तर करिए आप लोग इस प्रश्न में। चलें, तो पिछले ही प्रश्न में पूरी व्याख्या कर चुका हूँ। भारतीय नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए रिट जारी किया जाता है 2 अनुच्छेदों के माध्यम से, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो जो रिट जारी करने की स्थिति है सुप्रीम कोर्ट की है और यह जो है वो मात्र आपके मूल अधिकार के हनन के संदर्भ में रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो आपके संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार किसी भी संदर्भ में जो है वो रिट जारी कर सकता है। तो इस स्थिति में जो है वो सुप्रीम कोर्ट अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है, यही इसमें लिखा गया है। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। दूसरा दिया है सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। तो बिल्कुल मैंने पहले ही कह दिया है, पिछले ही प्रश्न में बता दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो केवल आपके मौलिक अधिकार के संदर्भ में
जारी कर सकता है आपका रिट, लेकिन हाई कोर्ट जो है संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार, अन्य जो है वो आपके कानूनी अधिकारों के संदर्भ में भी रिट जारी कर सकता है। तो यह भी आपका स्पष्ट व्याख्या भी हो जाएगा। तो कथन और कारण दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण भी है, तो ए विकल्प आपका सही होगा, जो लोग ए विकल्प के साथ जाएंगे। कोई समस्या है इस चीज को समझने में? यदि कहीं कोई कॉन्सेप्ट को लेके प्रॉब्लम हो, कुछ चीज ना समझ में आ रही हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। चलें, अनुमान के आधार पे कम प्रश्नों का जो है उत्तर आप लोग तैयार करें, कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें। चलिए, दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। दूसरा दिया है, उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता है, यानी वकालत नहीं कर सकता है। राकेश कुमार भारती जी कह रहे हैं ए कैसे? ये प्रश्न उसी समय आपको पूछना चाहिए था। ए में दिया क्या था? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिए, फिर बताता हूँ। वही प्रताप जी, टेस्ट के लिए यदि आप लोगों ने डेमो टेस्ट दे रखा हो तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और एप्लीकेशन पे जाके आप वहां से टेस्ट के लिए डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, भारती जी, आपके प्रश्न को मैं दोबारा लूंगा, तब बताऊंगा कैसे। अब चलें, इस प्रश्न के लिए उत्तर करिए आप सभी लोग पहले। चलें, तो ध्यान रखेंगे। दिया है, भारत में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। तो भैया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, दोनों को एक ही विधि से हटाया जाता है। हटाने की विधि आप सभी को पता होगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया है, उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश माफ करिएगा, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता कहा गया है। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पे हाई कोर्ट की बात पूछी गई है। हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो अपने कोर्ट से ऊपर जाकर आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, नीचे नहीं प्रैक्टिस कर सकते, यानी सुप्रीम कोर्ट में जाके ये जो है वो बहस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हाई कोर्ट में नहीं कर सकते या किसी भी निचली अदालत में नहीं कर सकते। तो इसको ध्यान रखना है कि इसमें कहा गया है कि कहीं पर भी नहीं कर सकते, ये सही नहीं है भैया। हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कर सकते हैं, तो केवल एक सही हो जाएगा, आपका दूसरा जो होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। चलिए, पिछले प्रश्न पे एक बार आ जाते हैं। भारती जी का प्रश्न था, आपने कहा था पहला कैसे? भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में। मैंने कहा तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जो अधिकार है वो सीमित अधिकार है, केवल आपके फंडामेंटल राइट के संदर्भ में जो है रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। जबकि हम 226 को जब देखते हैं तो 226 में हाई कोर्ट के पास जो है वो ज्यादा पावर है, चाहे वो आपका फंडामेंटल राइट हो, चाहे वो आपका जो है लीगल राइट हो, चाहे आपका जो है कोई संवैधानिक प्रश्न हो, किसी भी मामले में यदि आप जाते हैं और जो है वो कोर्ट को लगता है कि इस संदर्भ में जो है वो रिट जारी करना चाहिए, तो इसके पास ज्यादा अधिकार है या जो है रिट जारी कर सकता है। बस इतनी ही सी तो बात थी, और क्या है इसमें। आगे बढ़िए। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? किस हाई कोर्ट का यह फैसला था, आप लोगों को बताना है। चलिए, मीनाक्षी जी, गुड इवनिंग। पहली बार यह फैसला किस हाई कोर्ट ने दिया था कि एक बार में 3 तलाक कहना है, यानी तलाक 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 कहने के बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपनी पत्नी को एक बार जो है एक ही बार में 3 बार यदि तलाक कह देते थे, तो पत्नी से जो है उनका संबंध समाप्त हो जाता था। ऐसी उनकी जो है वो अपनी रिलीजियस मान्यता है। लेकिन इसको जो है किसी हाई कोर्ट ने, इन 4 हाई कोर्ट में से किसी एक हाई कोर्ट ने सबसे पहले जो है वो गैर कानूनी घोषित किया था। बाद में जो है आप सभी को पता है कि बिल ले आकर
मोदी जी की गवर्नमेंट ने जो है वो 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित किया है। तो बताइए किस हाई कोर्ट का फैसला था? आप लोग बताएँगे। चलें, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट या जिसे आप लोग प्रयागराज हाई कोर्ट भी अब कह सकते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह फैसला जो है वो सबसे पहले दिया गया था। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। 1994 में रहमतुल्लाह बनाम यूपी स्टेट रहमतुल्लाह बनाम यूपी स्टेट का मामला था और उसी मामले में 1994 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि एक बार में यदि कोई व्यक्ति जो है वो 3 बार तलाक तलाक कह देता है और उसके आधार पे अपनी पत्नी से जो है वो संबंध समाप्त करना चाहता है, तो यह गैर कानूनी है। आपका उत्तर बी विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कि विधि आयोग के किसी अध्यक्ष ने माफ करिएगा, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? अच्छा-सा प्रश्न है। एक जो है विधि आयोग का गठन किया गया था। उस विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में उस जो है वो राज्य के 1/3 से अधिक जो है, जो न्यायाधीश होने चाहिए उस हाई कोर्ट में, वो किसी दूसरे राज्य के होने चाहिए। क्योंकि हाई कोर्ट में सामान्यतः जो है आप सभी को पता है कि राज्य के लोगों का ही मामला आता है। अब भाई आप उत्तर प्रदेश के हैं, आपके साथ कोई विवाद है या आपका कोई मामला है तो आप जो है वो कहाँ जाएँगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएँगे। यदि आप बिहार हैं तो पटना हाई कोर्ट में जाएँगे बिहार से हैं तो। ऐसी स्थिति में संभावना ये है कि आपके रिश्तेदार भी हाई कोर्ट में हो सकते हैं। पता चले कि आप अपना कोई मामला लेके गए और आपके कोई रिश्तेदार हैं, आपके कोई सगे-संबंधी हैं और वो जो है वो आपके मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दूसरे पक्ष के साथ पक्षपात हो सकता है। या आपका कोई मामला गया और आपका जो विरोधी है उसका कोई रिश्तेदार है, न्यायाधीश। इसलिए इस कमेटी ने कहा था कि भैया 1/3 लोग तो कम से कम होने ही चाहिए राज्य से बाहर के। सिर्फ़ यह एक कारण नहीं है। राज्य सरकार के भी मामले तो हाई कोर्ट में जाते हैं। तो यदि उसी राज्य का न्यायाधीश होगा तो वो राज्य सरकार के दबाव में आ जाएगा। ऐसे कई सारे मामले हैं, इसको हम लोग जो है जब प्रशासन को पढ़ते हैं, लाल फीताशाही को पढ़ते हैं, तब हम लोग इसके गुण और दोष के आधार पे इसकी बात करते हैं। ये आपके यूपी पीसीएस के मेंस का सिलेबस है, यहाँ पे इसकी बात नहीं की जाएगी। हालाँकि ये प्रश्न जो है वो आप लोगों के टीजीटी, पीजीटी में ही पूछा हुआ है, तो उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए तेजी से। चलें भैया, चलिए तो ध्यान रखिएगा, 8वां वित्त आयोग जो है गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? न्यायाधीश एचआर खन्ना की अध्यक्षता में। एचआर खन्ना की अध्यक्षता में जो है आपके 8वें विधि आयोग ने यह रिपोर्ट दी थी कि 1/3 न्यायाधीश जो है वो दूसरे राज्य से होने चाहिए। यह आप लोगों के सी विकल्प के लिए इसका उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जिला न्यायाधीश शब्द यानी जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट जज माफ करिएगा, मैजिस्ट्रेट और जज में अंतर होता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज शब्द या जिला न्यायाधीश शब्द भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? अनुच्छेद 230, 231, 232, 233 या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिए। चलें, चलिए भैया, तो डिस्ट्रिक्ट जज या जिला न्यायाधीश का उल्लेख जो है वो आपके अनुच्छेद 233 में किया गया है। आर्टिकल 233 में। जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है या सही है आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, ग्राम न्यायालय अधिनियम की बात की गई है। इसके आधार पर उत्तर करिएगा। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। दूसरा कहा गया है, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है, आपको उसके आधार पे अपना उत्तर चुनना है। तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें, सब लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं।
चलिए बहुत ही बढ़िया। सब लोग बी विकल्प की बात की तरफ जा रहे हैं, यानी केवल 2 की तरफ जा रहे हैं। तो आपका दिया है इस अधिनियम के अनुसार। चलिए इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक नहीं। जब हम अधिनियम की बात करते हैं तो ग्राम न्यायालय अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि भैया जो ग्राम न्यायालय होगा यानी गाँव में जो न्यायालय होगा, उसमें जो है वो किसी भी तरह के मामले की सुनवाई की जा सकती है, चाहे वो सिविल हो या आपराधिक हो। इसमें कहा गया है कि आपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता, भैया यह तो सीधे गलत हो गया। दूसरा कहा गया है कि यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थता सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। जैसे आप ही के जो है आप अपने गाँव का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आपके गाँव में 2-4 लोग ऐसे ज़रूर होंगे, जो किसी के भी झगड़े का निपटारा जो है वो करवाने में सक्रिय रहते होंगे। तो ऐसे जो सामाजिक लोग हैं या जो समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो दूसरे के विवादों का निपटारा करवाना चाहते हैं बिना किसी जो है वो तामझाम में पड़े हुए गाँव के लोगों को बिठा के समझाते हैं कि भाई आप पुलिस के पास जाएँगे, कोर्ट जाएँगे, बहुत लंबा समय लगेगा, उसमें आपका धन भी नुकसान होगा। तो आप लोग आपस में बैठ के हम लोग मिलके जो है वो तय कर लेते हैं। तो ऐसी पंचायतें जो हैं वो गाँव में खूब ढेर सारी हुआ करती हैं, आप लोगों ने सबने देखी होंगी। तो ये तो भैया इस अधिनियम का हिस्सा था कि इनको जो है वो इसमें स्थान दिया जाए। ये लोग मिल के गाँव के लोग ही मिल के गाँव के मामले को निपटा दें, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास जो है वो वाद बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में सारे वाद जो है यदि कोर्ट तक ही पहुँचेंगे, तो हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उतने कोर्ट हमारे पास नहीं है, उतनी गति से निपटारा नहीं हो पा रहा है। तो भैया इसके लिए गाँव के लोगों को सक्रियता निभानी चाहिए। तो आपका उत्तर इसमें केवल 2 के लिए सही हो जाएगा। चलिए मीनाक्षी जी गलती से मिस्टेक हो गया, तो गलती से जो मिस्टेक है, यह परीक्षा में आप लोग ना करिएगा बस। ये प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए इसीलिए कराता हूँ मैं। चलिए अगला प्रश्न, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुत्र है। किसका मानस पुत्र है? भारत में मोबाइल कोर्ट। और पहली बार मोबाइल कोर्ट जो है कब और कहाँ स्थापित हुआ था? आप लोगों को तेजी से उत्तर करना है। चलें, भूपेंद्र कुमार जी का उत्तर सी विकल्प के लिए, सुरेंद्र जी का उत्तर सी विकल्प के लिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है, अब मेरा प्रश्न है, काउंटर प्रश्न है या पूरक प्रश्न है, कि यह कब स्थापित हुआ था और कहाँ स्थापित हुआ था? आप लोगों को उत्तर करना है, कब और कहाँ के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि पहला मोबाइल कोड जो है, कहाँ पे स्थापित किया गया है? चलिए भैया, चंडीगढ़ के लिए उत्तर आ रहा है वीरेंद्र कुमार जी का। बाकी लोग जो है वो इस समय लगन का सीज़न है, हो सकता है मेहंदी वगैरह भी आप लोग लगा के बैठे हो हाथ में। यदि मेहंदी ना लगा के बैठे हो तो कुछ हाँ ना में उत्तर किया करिए आप लोग, कमेंट किया करिए। चलिए यदि हम कब की बात करते हैं तो भैया ये अगस्त 2007 की बात है। कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो ध्यान में रखना है, राज्य है हरियाणा। हरियाणा का एक जिला है जिसे कहा जाता है मेवात। इस मेवात डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है जिसका नाम है पुन्हाना। ध्यान रखना है आप लोगों को, 2007 में अगस्त 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में पहले मोबाइल कोर्ट की जो है वो स्थापना की गई थी। और यह मोबाइल कोर्ट जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो है वो सोच का नतीजा था। इनका मानना था कि लोगों को कोर्ट के पास नहीं, कोर्ट को लोगों के पास पहुंचना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने जो है वो कोर्ट या मोबाइल कोर्ट की स्थापना की संकल्पना की बात की थी और इसे पहली बार 2007 में मूर्त रूप दिया गया हरियाणा के मेवात जिले के पुन्हाना में। उत्तर आपका जो होगा वो सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। चलें अगला प्रश्न,
भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। बताना है किस किस आधार पे जो है वो केंद्र और राज्य के संबंध निर्धारित होते हैं। चले, अतुल मिश्रा जी का, राकेश भारती जी का उत्तर इसमें डी विकल्प के लिए आ रहा है। मीनाक्षी जी का डी विकल्प के लिए, दीपा जी का डी विकल्प के लिए। चलिए तो बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध। तो आप लोगों सभी लोगों ने पढ़ा होगा भारतीय संविधान का भाग 11 और भाग 12। भाग 11 और भाग 12 में जो है आपके केंद्र राज्य के प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। और यह जो है इसमें कुछ संवैधानिक जो है वो केंद्र राज्य संबंध को स्थापित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान जो है आपके भाग 11 और भाग 12 में दिए हुए हैं। साथ में कुछ जो परंपराएं और प्रथाओं पे आधारित जो है वो रीतियां हैं, जिसके मामले जिस आधार पे जो है वो आपके केंद्र राज्य का संबंध स्थापित होता है। समय समय पे जो है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो व्याख्याएं की जाती हैं उसके आधार पे भी जो हमारे केंद्र और राज्य का संबंध जो है वो बनता बिगड़ता है। और बातचीत के लिए जो यंत्र विन्यास है, यानी बातचीत का जो केंद्र और राज्य के बीच में जो बातचीत होती है उसके आधार पे भी जो है केंद्र और राज्य का संबंध स्थापित बनता और बिगड़ता है। तो आप लोग इसमें डी विकल्प की यदि बात कर रहे हैं तो आप सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी जो है वो केंद्र राज्य संबंध के लिए जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न दिया है कि केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध, चलिए भैया, कहा जाता है? म्युनिसिपल संबंध या निगम संबंध किस संदर्भ में कहा जाता है केंद्र राज्य संबंधों को? आपको बताना है। विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण प्रसंग में। चलिए भैया, चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, उत्तर तेजी से करिए। और ईमानदारी से एक बार बताइएगा कि इस प्रश्न को समझ कितने लोग रहे हैं? कितने लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझ रहे हैं? आप लोग ये भी उत्तर करिएगा। बी विकल्प के लिए, ई विकल्प के लिए, इसमें ई विकल्प दिया भी है। कुछ लोग एफ विकल्प के लिए भी उत्तर कर रहे हैं। अच्छा जी। चलिए बताते हैं। केंद्र राज्य संबंध को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा जाता है या निगम संबंध कहा जाता है? आप लोगों में से कुछ लोगों का उत्तर भी आया इस प्रश्न के लिए। नहीं भैया, योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संबंध में। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहते हैं, यानी म्युनिसिपल क्षेत्र में रहते हैं, निगम में निगम क्षेत्र में रहते हैं? आप सभी के यहाँ नगर निगम होगा। तो एक चीज समझिए कि जो म्युनिसिपल क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, उनको जो राज्य सरकार जो सुविधाएं उपलब्ध कराती है उसी के आधार पे वो कार्य करते हैं। जो योजनाएं राज्य सरकारें या केंद्र सरकार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को उपलब्ध कराती हैं उसके आधार पे वे कार्य करते हैं। उसके अलावा जो है वो स्वतंत्र निर्णय लेके कार्य नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही योजनाओं के संदर्भ में खास करके योजनाएं जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं और उन्हीं योजनाओं को राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है। अब राज्य सरकार अपने से उसमें कुछ कर नहीं सकती है, जो योजना बनाई गई है उसी योजना के अनुसार ये कार्य करेंगे। तो भैया ऐसा कौन सा संबंध है, यदि मान लीजिए मेरा और आपका संबंध है और आप लोग मेरे निर्णय के अनुसार अपना निर्णय करें, यह तो मजबूरी का संबंध हुआ। ठीक वैसे ही म्युनिसिपल संबंध जो है वो एक तरीके से बाध्यकारी संबंध होता है, जिस आधार पे जितनी उनको कहा जाता है कि आप इतना करिए, जैसे आप अपने घर के बच्चों को कहते हैं कि बेटा या बेटी तुमको बस इतना ही करना है, तुमको 1 घंटा खेलना है, आधे घंटा खेलना है, तुमको 2 घंटा पढ़ना है, जैसे आप कहते हैं आपके घर के बच्चे वैसे ही करते हैं।
तो आप उनके ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं, तो ये संबंध तो हुआ नहीं, यह म्युनिसिपल संबंध हुआ कि आप ऑर्डर कर रहे हैं कि तुम इतना ही करोगे और उसी ऑर्डर या नियंत्रण वाले संबंध को हम म्युनिसिपल संबंध कहते हैं केंद्र राज्य के संदर्भ में। और यह सिर्फ और सिर्फ किसके संदर्भ में? योजना प्रक्रम के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा, और किसी संदर्भ में नहीं, क्योंकि योजना बनाना, योजनाओं को का पालन है, वो जैसे योजना केंद्र सरकार ने बनाई है ठीक वैसे ही राज्य को भी करना पड़ता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और वयस्कों के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त हैं? आपको बताना है केवल केंद्रीय सरकारों को, केवल राज्य सरकारों को, केंद्र व राज्य सरकार दोनों को, केवल स्थानीय सरकारों को। चारों में से किसी एक को चुन लीजिए, तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए भैया, किसकी किसकी बात की गई है? शिशु, अवयस्क, आर्थिक और सामाजिक योजना। और इन सभी शिशुओं के विषय में यदि आप देखेंगे, अवयस्कों के संदर्भ में यदि आप देखेंगे, आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के संदर्भ में आप यदि देखेंगे, तो इन सभी पे जो है वो कानून बनाने का जो अधिकार है, वो किसको-किसको? आपके सेंटर और स्टेट दोनों को है। सेंटर और स्टेट दोनों मिलके जो है इस पे कानून बनाते हैं। और ऐसे विषय जिस पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलके कानून बनाते हैं, उसे हम लोग कौन-सी लिस्ट में रखते हैं? कॉन्कॉर्ड लिस्ट या आपकी समवर्ती सूची में रखते हैं। तो यह समवर्ती सूची का मामला हुआ, और समवर्ती सूची के मामले पे पहले ही बता चुका हूँ कि सेंटर और स्टेट जो है वो दोनों कानून बनाएँगे। तो आपका उत्तर सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आप लोग इसमें सी विकल्प के साथ जाइए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं? आपको बताना है भैया। अवशिष्ट शक्तियाँ या अवशिष्ट विषयों पे अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति, राज्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल और संसद। 4 विकल्प आपके पास है, किसी एक को चुन लीजिए तेजी से। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ। ये अवशिष्ट है क्या? इसकी परिभाषा है कहीं पे? कोई परिभाषा आप लोगों ने कभी पढ़ी हो? तीन चीजें तो आपने पढ़ी हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये अवशिष्ट क्या है? अवशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं? चलिए तो ध्यान रखिए, आपका उत्तर जो होगा डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। बेयर एक्ट उठाइएगा, या भारतीय संविधान की कोई किताब आपके पास होगी जिसमें आर्टिकल लिखे होंगे डिटेल में, तो उसको उठाइएगा। आपको एक आर्टिकल मिलेगा 248 सब आर्टिकल 1, अनुच्छेद 248 एक। अनुच्छेद 248 एक में जो है अवशिष्ट शक्तियों की या अवशिष्ट विषयों का उल्लेख किया गया है। क्या कहा गया है अनुच्छेद 248 में? कहा गया है कि ऐसे विषय जिसपे केंद्र, राज्य या समवर्ती सूची, यानी केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों में यदि किसी विषय का उल्लेख नहीं है, ऐसे विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? तो भैया किसको? संसद को होगा। और ऐसे विषय को क्या कहा जाएगा? तो अवशिष्ट विषय कहा जाएगा। ऐसी शक्तियों को क्या कहा जाएगा? तो अवशिष्ट शक्तियां कहा जाएगा। यानी किसी में भी उल्लेख नहीं होना चाहिए। आपकी जो 3 सूचियाँ दी गई हैं, इन तीनों सूचियों में यदि किसी विषय का उल्लेख नहीं है और ऐसा कोई विषय आ जाता है, ऐसा तो है नहीं कि उन्हीं तीनों सूचियों में, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची में जो-जो चीज़ें भविष्य में होने वाली हैं, ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का परिणाम है।
कि जो आपने जितने सारे विषय लिख दिए उसके अलावा कोई विषय आएगा ही नहीं। यदि कोई मामला ऐसा उठ गया या कोई ऐसा मामला आ गया जिसका उल्लेख न केंद्र सूची में है, न राज्य सूची में है, केंद्र सूची में होता तो केंद्र सरकार कानून बना देती, राज्य सूची में होता तो राज्य सरकार कानून बना देती, समवर्ती सूची में होता तो दोनों में से कोई कानून बनाता। केंद्र का कानून जो है वो अधिक प्रभावी माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी यदि कोई ऐसा मामला आ गया जो किसी भी में भी नहीं है तो उसे अवशिष्ट विषय कहा जाएगा और उसपे भी कानून बनाने का अधिकार जो होगा वो आपकी संसद का ही होगा। इस पे जो है कोई राज्य दावा नहीं कर सकता है कि भैया इस पे हम कानून बनाएँगे। ध्यान रखिएगा, डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? आपको बताना है। अनुच्छेद 249 1 के तहत जो प्रस्ताव पारित होता है वो कितने समय के लिए होता है और कौन-सा प्रस्ताव है ये? तेजी से उत्तर करेंगे। 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष, चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव कर लीजिए और उत्तर तेजी से कर दीजिए। चलें, सी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है। नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, बताया भी है पहले, आप लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, आप लोग नोट नहीं करते हैं कभी। ये बहुत ही कष्टदायक बात है और लगभग आप सभी लोग, जो लोग क्लास को अटेंड कर रहे हैं, जब ये प्रश्न मैं कम से कम 5 से 6 बार करा चुका हूँगा और उसके बाद भी आप लोग गलत कर रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। थोड़ा बहुत कॉपी पेन लेके काम किया करिए आप सभी लोग। सबसे पहले 249 की बात करते हैं, तो 249 में जो है आपकी राज्यसभा को पावर है कि भैया वह किसी भी सब्जेक्ट को क्या कर सकती है, राष्ट्रीय महत्व का या राष्ट्रीय हित का कह सकते हैं, राष्ट्रीय हित का घोषित कर दे। अब जब 249 एक के तहत राज्यसभा किसी विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित कर देती है, तो आपकी संसद को इस विषय पे कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? राज्य सरकार को होता है। लेकिन यदि जो है इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाए तो राज्य सूची के विषय पे कानून जो है कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। तो यदि जो है राज्य कानून नहीं बनाना चाहता है या कोई ऐसा मामला है जिसके लिए जो है संसद कानून बनाए तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, तो 249 में यह प्रावधान किया गया है कि भैया राज्यसभा जो है इसे सबसे पहले क्या करेगी? राष्ट्रीय महत्व का घोषित करेगी। और जब जिस दिन राष्ट्रीय महत्व का राज्यसभा घोषित कर देगी, उस दिन से जो है आपके 1 वर्ष का समय रहेगा संसद के पास। इस 1 वर्ष में उस राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून जो है आपकी संसद बना सकती है। यानी पार्लियामेंट आपकी जो होगी 1 वर्ष के भीतर कानून बना सकती है। जिस दिन यह पारित हुआ है उससे यदि 365 दिन बीत गए, उसके बाद यह विषय जो है फिर से राज्य सूची का विषय हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व का विषय नहीं रहेगा। यदि इस दौरान कोई कानून नहीं बन पाता है इस पे, तो फिर से जो है दोबारा इसको राज्यसभा चाहे तो घोषित कर सकती है राष्ट्रीय महत्व का। तभी इस पे कानून बनेगा, अन्यथा 365 दिन का ही मात्र समय होता है, यानी 1 वर्ष के अंदर जो है आप उस राष्ट्रीय महत्व के विषय पे कानून बना सकते हैं। डी विकल्प सही होगा। आप लोग जाइए अगले प्रश्न पे। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, क्षेत्रीय परिषद द्वारा, चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? नहीं, बहुत बढ़िया। बी विकल्प के लिए आप लोग उत्तर कर रहे हैं मैक्सिमम लोग इसमें, कुछ लोग ए विकल्प के लिए भी उत्तर कर रहे हैं। चलिए, तो अनुच्छेद आप लोग ध्यान रखेंगे
आपका उत्तर जो होगा बी विकल्प के लिए सही होगा। अनुच्छेद 263 के तहत आपके अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति कर सकता है। ये सबने पढ़ा है, सबको पता है। लेकिन इस अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य क्या है? या अंतर्राज्यीय परिषद क्यों स्थापित करता है राष्ट्रपति? इसका जवाब दे दीजिए। है आंसर यदि आप लोगों के पास तो आप लोग आंसर करें, अन्यथा नहीं पता है या नो लिख के आप लोग तुरंत जो है मुझे सूचित करें, मैं आगे बढ़ूँगा। मैं आप लोगों को इसको क्लियर करके आगे बढ़ूँगा। अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना क्यों की जाती है? उत्तर करिए। ठीक है। देखिए, ध्यान रखिए। राष्ट्रपति को 2-3 चीज़ें जो है राष्ट्रपति के ध्यान में होनी चाहिए। एक तो जो है राष्ट्रपति कहता है कि अंतर्राज्यीय परिषद मैं इस लिए स्थापित कर रहा हूँ क्योंकि इसके आधार पे जो होगा वह आपका लोकहित या जनता का हित जो है सुरक्षित होगा, ठीक है? लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण जो है वह होता है आपके 2 राज्यों का 2 राज्यों का विवाद। यदि 2 राज्यों के मध्य विवाद है, तो इस विवाद को हल करने के लिए, इसके हल के लिए, सुझाव देने के लिए जो है अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना आपके राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 263 के तहत की जा सकती है। ठीक है? आपने लिखा है पटेल जी ने 2 राज्यों के बीच सहयोग। जी, सहयोग को भी आप बढ़ा लीजिए। सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। ध्यान रखिए, या तो लोकहित को बढ़ावा देने के लिए या 2 राज्यों के मध्य जो विवाद है उसको सुलझाने या उसे हल करने, उस विवाद के लिए सुझाव देने या सहयोग को 2 राज्यों के आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 263 के तहत आपके अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना करता है। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं? अब यहाँ पे आपसे क्षेत्रीय परिषद पूछा गया है कि क्षेत्रीय परिषद का लक्षण कौन सा नहीं है? आप लोग उत्तर करेंगे। दिया है यह एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा दिया है 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। तीसरा दिया है कि यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी यह एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। और चौथा दिया है यह एक परामर्शदात्री संस्था है। चारों में से किसी एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, प्रश्न में दिया है कौन सा इसमें से क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में या उसके लक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। चलें, दीपा जी का उत्तर जो है ए विकल्प के लिए, मीनाक्षी जी का उत्तर डी विकल्प के लिए। बाकी लोग भी उत्तर करिए। मीनाक्षी जी ARD में कंफ्यूज है। चलिए ठीक है, बताते हैं मीनाक्षी जी। तो आते हैं भैया। पहला दिया है यह एक संवैधानिक निकाय है। तो भैया कम से कम इतना तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपकी क्षेत्रीय परिषदें हैं यह संवैधानिक निकाय नहीं है। अब प्रश्न को करने यदि कंफ्यूजन है आपको, और कंफ्यूजन मीनाक्षी जी ए और डी विकल्प में है, एक चीज जो है वो बहुत ही क्लियरली आपको इसी प्रश्न में आपका आंसर दिया हुआ है। कहा गया है कि 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। का मतलब क्या है? मूल संविधान में यह नहीं था। यदि इसकी स्थापना 1956 में हुई है तो मूल संविधान में तो नहीं था। तब इस प्रश्न में आपका डाउट ही खत्म होना चाहिए, तुरंत खत्म हो जाना चाहिए। पहले विकल्प को पढ़ने के बाद जैसे दूसरा विकल्प आपने पढ़ा। ध्यान से समझिए। 2 तरह की संस्थाएँ जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। एक मिलेगा जिसे कहा जाता है संविधिक
संवैधिक निकाय, और दूसरा आपको मिलता है संवैधानिक निकाय। दोनों शब्दों को बस समझ लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। संवैधिक निकाय का मतलब है कि इसका उल्लेख या ऐसे निकाय का उल्लेख जो है मूल संविधान में नहीं था, इसका जो निर्माण किया गया है वह विधि के अनुसार या विधि बनाकर किया गया है। जैसे आपका नीति आयोग है, जैसे आपका योजना आयोग है, मूल संविधान में नहीं था। क्षेत्रीय परिषद भी जो है मूल संविधान में नहीं था। या विधि के अनुसार या विधि बनाकर जो है वो क्या किया गया है, भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। वहीं संवैधानिक निकाय जो होता है, इसका उल्लेख आपके मूल संविधान में आपको देखने को मिलेगा। अब मूल संविधान में होगा तो मूल संविधान में होने का लक्षण क्या है या पहचान क्या है? कुछ ना आता हो आपको, कुछ ना पता हो, तब तब भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि यदि कोई ऐसी संस्था है और जिसका उल्लेख किसी अनुच्छेद में है, यदि अनुच्छेद में है तो इसका मतलब कि वह संविधान में है, वह संवैधानिक निकाय होगा। ये समझने के लिए फंस जाने के स्थिति में ये ट्रिक आपको बता रहा हूं। कई सारी चीजें जो है वो बाद में कई सारे प्रावधान, संस्थान की बात नहीं करूंगा, लेकिन कई सारे प्रावधान बाद में अमेंडमेंट के माध्यम से अनुच्छेद में जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन सामान्यतः यदि संस्थाओं के बारे में आप फंस जाएं कि किसी प्रश्न में कि यह वह संवैधानिक है कि संविधिक है, तो आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इस संस्था का उल्लेख किसी अनुच्छेद में है या नहीं। यदि नहीं है तो सीधे से इतना रिस्क आप उठा के चले जाइएगा संविधिक निकाय पे कि प्रश्न आपका 99% जो होगा वो सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इसमें से सही सुमेलित नहीं है दिया है। अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, नदी बोर्ड अधिनियम 1970 और राष्ट्रीय जल नीति 1987। कौन सा इसमें से जो है वो आपको बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। आप लोगों को उत्तर करिए। इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग कर रखी है मैंने कि आंख में अभी भी मेरे लग रहा है ना कि जो सैंड होता है, बालू, उसके कण अभी भी चुभ रहे हैं। चलें तो ध्यान रखिएगा, यदि हम नदी बोर्ड एक्ट की बात करते हैं तो रिवर बोर्ड एक्ट जो है आपके 1956 में स्टैब्लिश किया गया था, न कि 1970 में। तो आपका सी विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। 1956 में नदी बोर्ड की स्थापना हुई थी और यहाँ प्रश्न में आपको 1970 दिया है, प्रश्न में नहीं पूछा है, तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। बाकी सारे सही हैं। जो है आपके अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों के लिए केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति अनुच्छेद 262 में है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में आया था। नदी बोर्ड एक्ट भी जो है वो 1956 में ही आया था। राष्ट्रीय जल नीति जो है वो आपके 1987 में निर्धारित की गई थी। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा सी विकल्प के लिए सही होगा, क्योंकि नदी बोर्ड एक्ट के लिए 1970 दिया हुआ था। 1970 गलत है, 1956 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था, आपको बताना है। सरकारिया आयोग का सदस्य था वी शंकर, के हनुमंतैया, एस आर सेन, ओ बी अलगेशन। चारों में से आपको बताना है कि सरकारिया आयोग का सदस्य इसमें कौन था। आप सभी को पता है एस आर सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में एक आयोग गठित किया गया था, जिसे आप लोग सरकारिया आयोग के अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिए, एक तो भैया एस आर सरकारिया हो गए, इसके बाद दो और सदस्य थे, उन दोनों सदस्यों का नाम आपको पता होना चाहिए। उत्तर कर दीजिए। ये एस आर सरकारिया तो आपके अध्यक्ष थे। चलें भैया। चलें तो आपके ध्यान रखिएगा, एस आर सेन और एक और सदस्य थे। चलिए, घर की बात कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं।
शिवरमन, कई जगह पे शिवरमन या शिवरामन लिखा हुआ मिलेगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एसआर सेन या एसआर सेन और बी शिवरमन इसके जो है वो कौन थे? सदस्य थे। और एसआर सरकारिया महोदय जो थे, सरकारिया महोदय जो थे, या आपके अध्यक्ष थे। इस कमेटी का जो इनकी अध्यक्षता में गठन किया गया था 1983 में किया गया था, 83 में। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो है आपके 1600 पेज की, ध्यान रखिएगा। अब यदि सदस्य पूछ लिया गया है तो आप लोगों से रिकमेंडेशन भी पूछी जा सकती है। 1600 पेज की एक जो है अपने रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें यदि कुल सुझावों की बात करते हैं संख्या, तो 247 जो है वो रिकमेंडेशन इसमें सरकारी आयोग ने दिया था। कुल संख्या पेजेस कितने थे? 247 रिकमेंडेशन जो लिखे गए थे कितने पेज पे? 1600 पेज में। और ये 1983 में जो है वो गठित की गई थी केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में, आप सभी को पता है। आपका उत्तर इसमें जो हो जाएगा सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। एस आर सेन और वी शिवरामन जो है इसके सदस्य थे, आपके एस आर सरकारिया अध्यक्ष थे। आप लोग इसको जरूर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न आपको दिया है कथन और कारण के रूप में। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बोर हो रहे हैं? एक बार तेजी से कमेंट करिए, या जिनको ऐसा लग रहा हो कि अब बहुत ज्यादा हो गया है। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को शेयर करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। आप लोग थोड़ा पढ़ने लिखने वाले जिम्मेदार लोगों के पास। चलें, दिया हुआ है कथन, सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। और कारण दिया गया है, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई है उन्होंने 356 का दुरुपयोग किया है। कौन सा इसमें से सही है? आप लोग बताएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको बताया कब आया ये रिपोर्ट जो है 1900, आपके सरकारी आयोग का गठन जो है 1983 में किया गया था। 1988 में, 1988 में जो है इन्होंने अपने रिपोर्ट दी थी। अभी मैंने बताया 247 रिकमेंडेशन आई थी। इसमें जो है एक रिकमेंडेशन थी कि सरकारिया कमीशन के अनुसार 356 का जो है वो प्रयोग, इन्होंने कहा था कि 356 का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। ठीक। 1975 तक आप देखते हैं इंदिरा गांधी जी के शासन में, 1957 तक जो है वो 356 का प्रयोग जो है वो आम बात हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि भैया 356 का प्रयोग राजनीतिक दल अपना लाभ लेने के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए रिकमेंडेशन 1988 की रिपोर्ट में जो है आपकी सरकारिया कमीशन ने दिया हुआ था। तो इन्होंने कहा था कि जिन भी राजनीतिक दलों ने इस बीच में सरकार बनाई है, उन सब ने 356 का दुरुपयोग किया है। कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा, और कथन और कारण दोनों के लिए आप लोगों को उत्तर करना है। चलिए, आप लोगों का उत्तर इसमें जी, किस के लिए आप लोगों का आ रहा है? बी विकल्प के लिए उत्तर कर रहे हैं आप सभी लोग। सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने 356 का प्रयोग किया। तो भैया कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी हो जाएगी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों आप लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं? क्या समस्या है सी विकल्प में? क्या समस्या सी विकल्प में दिख रही है आप लोगों को, बताइए। चलिए, कोई समस्या नहीं आएगी, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत में केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? भैया किसकी बात की गई है? वित्तीय संबंध का विवरण। चलें,
भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण देता है? आप लोगों को उत्तर करना है। चलें, तो वित्तीय संबंध की बात करेंगे तो भाग 12 अनुच्छेद आप लोगों को तैयार है? नहीं तैयार है तो अगले प्रश्न में आइए, पता चल जाएगा। चले आइए, केंद्र राज्य संबंधों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई। एक ही प्रश्न को दो तरीके से पूछा गया, एक भाग के रूप में और अब एक अनुच्छेद के रूप में। तो आप यदि सिर्फ भाग याद कर लेते हैं तो आपसे अनुच्छेद पूछ लिया जाएगा, क्योंकि किस्मत कंपटीशन में कितनी खराब होती है आप लोगों को पता है। तो यदि आप सिर्फ भाग तैयार किए हुए हैं तो अनुच्छेद पूछेगा, अनुच्छेद तैयार किए हैं तो भाग पूछेगा, इसलिए अनुच्छेद और भाग दोनों तैयार होना चाहिए। चलिए, वित्तीय आर्थिक संबंध को आपको बताना है किस अनुच्छेद में है। चलें, तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद की हम लोग बात करते हैं तो अनुच्छेद 268 से 281 के बीच में जो है वो आपके वित्तीय संबंध दिए हुए हैं, आर्थिक संबंध दिए हुए हैं। भाग कौन सा है भैया? 12 है। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। भारतीय संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्र किया जा सकता है? यानी विधि के द्वारा यदि अधिकार नहीं है तो कोई कर नहीं लगाया जा सकता और न ही उसे एकत्रित किया जा सकता है। या भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, उस अनुच्छेद को पहचानिए। अनुच्छेद 265, 266, 300 या 368, चारों में से किसी एक को चुनना है, तेजी से उत्तर करना है। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है, न ही कोई कर वसूला जा सकता है या एकत्रित किया जा सकता है? चलें, तो आप सभी लोग जो लोग इसमें अनुच्छेद 265 की बात कर रहे हैं, उन सभी का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि कोई कर वसूलना है, कोई कर लगाना है तो उसके लिए जो है वो कानून बनाना पड़ेगा, विधि बनानी पड़ेगी संसद को, अन्यथा कोई कर जो है वो नहीं वसूला जा सकता। ऐसा नहीं है कि कल जो है कोई डंडा लेके उठे और आपसे कहे कि जो है वो नींद पे टैक्स दे दीजिए, या कोई आपसे कहे कि आप जो है वो खाने पे टैक्स दे दीजिए कि आप खाना कितना खा रहे हैं, जितना खाना खा रहे हैं अपने घर में उस पे भी अब टैक्स दीजिए, होटल में तो दे रहे हैं, ऐसा नहीं। यदि कहना है कि घर पे भी जो आप खाना खा रहे हैं उस पे भी टैक्स यदि आपसे वसूल करना है, तो उसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा। आपके सोने पे यदि टैक्स लगाना है, सोना मतलब गोल्ड नहीं, आपकी नींद पे। बहुत सारे लोग समझ जाएँगे कि सर सोने की बात कर रहे हैं। सोना, गोल्ड नहीं है, सोना मतलब नींद। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपकी नींद पे, आपकी निद्रा पे जो आप लोगों को ठंडी में बहुत आती है रजाई में घुस के, उस पे भी टैक्स लगाना हो तो कानून बनाना पड़ेगा, अन्यथा नहीं वसूला जा सकता है आपसे टैक्स, अनुच्छेद 265 कहता है। चलिए भैया, भारत में वित्तीय सौदा पर स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है, का विनिमय संघ सरकार द्वारा किया जाता है? कौन सा सही है आपको बताना है। स्टाम्प शुल्क। जी नहीं, मुझे नींद नहीं लगी है, मुझे थकान है। पिछले 7 दिनों से 6-7 दिनों से अ, लगातार यात्राएँ कर रहा हूँ, लगातार कुछ ज़रूरी काम थे उनको निपटा रहा हूँ। उसकी वज़ह से थकान बहुत ज़्यादा है। नींद में होता तो क्लास ही नहीं लेता आप लोगों की। चलिए उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए। डी विकल्प के लिए ना तो चलिए 1 और 2, अच्छा सी और डी दोनों विकल्प के लिए आप लोग उत्तर कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। ध्यान रखिए, स्टाम्प शुल्क, आप लोग ज़मीन खरीदने जाते हैं, स्टाम्प पेपर कोई भी काम करने जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, वो स्टाम्प वगैरह आप लोगों ने देखा होगा। वकील आपसे कहता है कि भैया ₹100 का स्टाम्प है, ₹200 का स्टाम्प है, ₹500 का स्टाम्प है। इस पे जो है आपको इसका शुल्क देना पड़ेगा। तो भैया ये जो स्टाम्प है, इस स्टाम्प को जारी कौन करता है या इस स्टाम्प शुल्क को लगाता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, केंद्र।
और जो व्यक्ति आपको आपको स्टाम्प दे रहा है वो आप ही के राज्य में, आप ही के जिले का व्यक्ति है, आपके जिले की सरकार, आपके जिले के सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ठीक है? तो यह किसका व्यक्ति है? राज्य का व्यक्ति है, राज्य सरकार का व्यक्ति है। अब केंद्र यहाँ पे आके हर जिले में अपना एक सेंटर तो नहीं बनाएगी कि भैया आप हमारा स्टाम्प खरीदने के लिए केंद्र सरकार के जो है वो दुकान पे आएँ। तो ये तो दुकानदार को बेचना है और ये दुकानदार को उपलब्ध कौन कराएगी? केंद्र सरकार आके उपलब्ध कराएगी हर राज्य में? नहीं, राज्य सरकार उपलब्ध करा देती है। तो आप जाते हैं और वहाँ से खरीद लेते हैं, तो आप किससे खरीदते हैं? राज्य सरकार। तो ध्यान रखिएगा, लगाता केंद्र है और वसूल जो है वो राज्य सरकारें करती हैं। ठीक है? तो इसमें जो है आपका ना तो ए सही है और ना तो डी सही है। ध्यान रखिएगा, डी विकल्प दोनों में से कोई नहीं। स्टाम्प शुल्क लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वसूल कौन करेगी? जो आपके स्टेट में जो व्यक्ति होगा वो वसूल करेगा और वो स्टेट का व्यक्ति आपके राज्य सरकार का व्यक्ति है, केंद्र सरकार का व्यक्ति नहीं है। तो उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। ये पैसा जो होता है वो राज्य सरकार की ट्रेजरी में जाता है। के बाद जो है वो बाँटने की विधि अलग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में हुए लेन-देन पर कर। भैया अब आपको बताना है शेयर बाजार, फ्यूचर मार्केट में जो लेन-देन है, आप सभी लोग जो है ट्रेडिंग करते होंगे, शेयर्स खरीदते होंगे। तो शेयर खरीदते हैं, तब भी आप टैक्स पे करते हैं। शेयर को अपने बेचते हैं, तब भी आप टैक्स पे करते हैं। वो उसे जो है वो लगाता कौन है और उसे जो है वो लेता कौन है बताइए? संघ द्वारा लगाया जाता है, राज्यों द्वारा एकत्रित किया जाता है। भैया ध्यान रखिए, शेयर बाजार वगैरह सब कुछ ट्रेडिंग कैसे होती है? सारी ट्रेडिंग जो है आपके ऑनलाइन होती है, ठीक? आप ऑनलाइन जो है अपना शेयर खरीदते हैं और आपका टैक्स जो है वो ऑनलाइन ही कट जाता है, आप किसी व्यक्ति को तो दे नहीं रहे हैं। तो केंद्र सरकार इसे लगाती है और केंद्र सरकार ही वसूल कर लेती है। राज्य सरकार का इसमें कहीं कोई हस्तक्षेप हो ही नहीं पाता है, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। राज्य सरकार को अपना कोई व्यक्ति इसके लिए नहीं दुकान पे बिठाना पड़ रहा है कि भैया कोई शेयर खरीदने आएगा। जैसे आप लोग जो है दाल, चीनी खरीदने जाते हैं, मतलब दाल हो गया, चीनी हो गया, आपने दैनिक उपभोग की वस्तुएँ खरीदने जाते हैं, तो उसे आप दुकानदार से खरीद के ले आते हैं, वैसे शेयर तो है नहीं। आप ऑनलाइन गए, कंपनी से आपने शेयर खरीदा, आपने आरबीआई को जो है टैक्स दिया, यानी केंद्र सरकार को टैक्स दिया, आपने अपना शेयर बेचा, तब भी आपने जो है वो टैक्स पे किया, वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, उसमें कोई मीडिएटर नहीं होता है। तो आपके संघ के द्वारा ही लगाया जाता है और संघ के द्वारा ही एकत्रित किया जाता है, राज्य के द्वारा एकत्रित नहीं किया जाता है। दूसरा गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अब नहीं आएगा क्योंकि यहीं तक हम लोगों के आज के सेशन के लिए बस इतने ही प्रश्न थे। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है, तो आप लोग जाते-जाते भी वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अपने कम से कम 5-5 दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करिए। एक अभियान चलाइए शेयर करने का, ताकि हम लोग जो है वो सेशन की संख्या को अच्छे से मेंटेन कर सकें। बीच में जो है आप लोगों की 1 हफ्ते क्लास नहीं हो पाई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने कुछ व्यक्तिगत ज़िम्मेदारियों की वजह से, कुछ कार्यों की वजह से क्लास नहीं ले पाया। अब आप लोगों की क्लास जो होगी वो नियमित रूप से चलेगी। फिलहाल के लिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।